नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रैक यूपीएससी एट होम के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। सबसे पहले तो हमने हमारे यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। रीज़न क्या है? क्योंकि उस नाम से ऑलरेडी कई सारे यूट्यूब चैनल्स थे, तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी लोगों को पहचानने में, ठीक है। इसलिए हमने इस यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया है। अगली इन्फॉर्मेशन आपके लिए यह है कि आज की डेट है 10 अगस्त 2020 और आज डिस्कशन के लिए थोड़े ज़्यादा आर्टिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, और सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। किसी भी आर्टिकल को आप छोड़ नहीं सकते, ऐसा आर्टिकल था। तो आज के ना दो पार्ट आएंगे, ठीक है। आज के डिस्कशन के दो पार्ट आएंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, तुरंत इसके बाद ही वो आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज़ रिलेटेड विद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। क्या हुआ है रिसेंटली, न्यूज़ में क्यों आया है? तो देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक डिक्लेरेशन की। उन्होंने कहा जो अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप्स है ना, उनको हम बिल्डअप करेंगे मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब्स के तौर पर, ठीक है ना। क्या होगा इनसे मैरीटाइम और स्टार्टअप हब्स में? यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे ट्रांसशिपमेंट हब्स, ठीक है ना। ये ट्रांसशिपमेंट हब्स क्या होते हैं इनको समझते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए आपका ये इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पर है आपके अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप, ठीक है। यहाँ से आपकी कोई, ये इंडिया, ठीक है, यहाँ से कोई आपकी शिप पास हो रही है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप से, ठीक है ना। अगर इस शिप के ये जो कार्गोज हैं या फिर इनके कंटेनर्स हैं, इनका अगर वेसल्स वगैरह चेंज होना है, कुछ वेसल हो सकता है ये वो यहाँ पर ड्रॉप भी करें, ठीक है ना, कुछ वेसल यहाँ से लेके जाएं, या फिर उनके कंटेनर वेसल्स को चेंज करना है, तो वो यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट सेंटर्स पर किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही हब यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। हम बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स की, तो इसकी लोकेशन ना आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसकी लोकेशन और इसकी जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। आपको जमाना आना चाहिए नॉर्थ टू साउथ। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि वो कौन सी चैनल है, ठीक है ना, जो इन दोनों आइलैंड ग्रुप को डिवाइड करती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 10 डिग्री चैनल। ये देखिए, ये जो 10 डिग्री चैनल है ना, एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ। ये देखिए, ये जो 10 डिग्री चैनल है ना, ये इन दोनों आइलैंड ग्रुप को सेपरेट करती है, ठीक है। अगली चीज़, आपको इनके इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो आपका ऊपर अंडमान है ना, इसके 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। ऊपर है आपका नॉर्थ अंडमान, बीच में है आपका मिडल अंडमान, उसके नीचे है आपका लोअर अंडमान, ठीक है, और एकदम लास्ट में यहाँ पर है लिटिल अंडमान, ठीक है। जो कैपिटल है अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर, वो लोकेटेड है लोअर अंडमान में, ठीक है। हम अगर निकोबार आइलैंड ग्रुप की बात करें, तो यहाँ पर है कार निकोबार ऊपर साइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तरासा, ठीक है ना, और यहाँ पे बोमपाका, नैन कॉर्वी, कर्ट्सचल, लिटिल इंडोमार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए इनकी लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि साउथ ईस्ट एशिया की वो कौन सी कंट्री है, ठीक है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप से सबसे नियरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होगा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया है, ठीक है ना, मलेशिया है, और आपकी लाओस है, वियतनाम है, ठीक है, तो कंबोडिया है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री है जो क्लोजेस्ट है यहाँ से, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विथ वर्ल्ड ट्राइबल डे, ठीक है। क्या है रिसेंटली, क्यों न्यूज़ में आया है? तो हर साल 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल मनाया जाता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं वर्ल्ड ट्राइबल डे। क्यों मनाया जाता है, इसका बैकग्राउंड क्या है? तो इसका बैकग्राउंड यह है कि 1982 में एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन, ठीक है ना, इसकी मीटिंग हेल्ड हुई थी, फर्स्ट मीटिंग थी इसकी, ठीक है ना। तो वहीं पर किस दिन हेल्ड हुई थी? तो 9 अगस्त को, ठीक है ना। तो वहीं से डिसाइड किया गया कि हर साल 9 अगस्त को वर्ल्ड इंडिजिनस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। क्या एम है इस डे का? तो इसका जो मेन एम है वो है कि प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, यानी कि जो हमारे इंडिजिनस पीपल है, इंडिजिनस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से जो लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, इंडिजिनस होते हैं, ठीक है। वो आपके अंडमान निकोबार पर भी हो सकते हैं, वो आपके मध्य प्रदेश में हो सकते हैं, वो आपके छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं, झारखंड में हो सकते हैं, उड़ीसा में हो सकते हैं। तो इंडिजिनस पीपल होते हैं वो, ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर लोकेशन से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है। ट्राइबल आपको पता ही होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब जो होती है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है, ठीक है ना, उनको अवेयर भी कराना है उनके राइट्स के बारे में। तो ये पूरा एम होता है इस डे का,
ठीक है। इस साल की थीम के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इस साल की थीम थी कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलेंस, ठीक है, ये इस साल की थीम थी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थीम ना इस साल जो भी आपके डे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं वो कोविड-19 से ही है, ठीक है। चलिए, हम अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में ट्राइब्स की बात करें, ठीक है, तो आपको पता होगा लास्ट सेंसस जो हमारा हुआ था वो 2011 में हुआ था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ना वो है 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। 8.6% जो है ट्राइबल पीपल इंडिया में है, ठीक है। इन 8.6% में से टोटल अगर हम देखें तो 700 से भी ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इन 700 ग्रुप में से 75 ऐसे हैं जिनको पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि पीवीटीजीज में रखा गया है। अब पीवीटीजीज है क्या, हम इसको ऑलरेडी हमारे प्रीवियस आर्टिकल्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए, कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जिन ट्राइबल ग्रुप को इसमें डाला जाता है, ठीक है। क्या रीजंस होते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके कारण ट्राइबल ग्रुप को पीवीटीजीज का दर्जा मिलता है। तो सबसे पहला है कि जो एजुकेशन है ना, जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही पिछड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत कम होनी चाहिए। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही हो, ठीक है। या फिर तीसरी पॉपुलेशन की हम बात तीसरे पैरामीटर की हम बात करें तो वो है ये काफ़ी एंशिएंट तरीके से, जैसे ये पुराने समय से रहते आए हैं ना, उन्हीं पद्धति को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, इनमें ज़्यादा चेंज ना आया हो। इस प्रकार के अगर कुछ पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसी ट्राइबल ग्रुप को पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा मिलेगा या नहीं, ठीक है। टोटल इंडिया में 75 पीवीटीजीज ग्रुप हैं और मैक्सिमम कहाँ पर हैं, मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में टोटल 13 पीवीटीजीज पाई जाती हैं, ठीक है। उड़ीसा के बाद सेकंड नंबर शायद आंध्र प्रदेश का आता है, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन शायद आंध्र प्रदेश का आता है, यहाँ पर 12 है, ठीक है। आप चेक कीजिएगा एक बार सेकंड नंबर पर कौन है, ठीक है। ठीक है, हम वापस आते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। जो टोटल ट्राइबल 700 ट्राइबल ग्रुप्स जो इंडिया में पाए जाते हैं उसमें अगर हम बात करें तो जो गोंड ट्राइबल ग्रुप है वो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट है, सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन गोंड की है, ठीक है, इंडिया में। अगली चीज़, सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी किस स्टेट में पाई जाती है, तो आपका उड़ीसा, ठीक है ना। पीवीटीजीज भी यहाँ पर मैक्सिमम है और ट्राइबल कम्युनिटी भी यहाँ पर मैक्सिमम है। ट्राइबल कम्युनिटी कितनी है यहाँ पर, 62, ठीक है। और वो कौन से स्टेट हैं जहाँ पर एक भी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं पाई जाती है, तो वो हैं आपके हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड पुदुचेरी, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। 5 स्टेट हैं, ठीक है ना, 2 तो इसमें से यूनियन टेरिटरी हैं, 3 यूनियन टेरिटरी हैं, चंडीगढ़, पंजाब एंड पुदुचेरी, ठीक है ना। ये 3 आपकी यूनियन टेरिटरी हैं और 2 आपके स्टेट हैं हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। और हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें जो कि स्पेसिफिकली ट्राइबल पीपल से बिलोंग करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं, ठीक है। पहला है आपका आर्टिकल 342, ठीक है। इस आर्टिकल में कहा गया, क्या कहा गया है, चलिए हम पहले इस आर्टिकल को बाय वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वेयर इट इज अ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर बाय अ पब्लिक नोटिफिकेशन specify the tribe or tribal community or a part of groups within tribes or tribal community as scheduled tribes in relation to the state or union territory। क्या बोला इन्होंने, देखिए इनका बोलने का मतलब ये है कि अलग अलग स्टेट में, ठीक है ना, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है, उनको ट्राइबल यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा कौन देगा, तो वो देगा आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 342, ठीक है। वो क्या करेगा, एक नोटिस से किससे कंसल्ट करेगा, सबसे पहले तो जो भी गवर्नर होगा उस पर्टिकुलर स्टेट का, जैसे कि हम मान लेते हैं एमपी की बात चल रही है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश की बात चल रही है। मध्य प्रदेश में अगर उनको एक किसी भी कम्युनिटी को, ठीक है ना, ये बताना है कि भैया हम इस कम्युनिटी को जो है शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, वो पहले कंसल्ट करेगा गवर्नर से, ठीक है। क्या गवर्नर की जो राय है वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर, तो नहीं, ठीक है, गवर्नर की राय बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर, वो दे सकता है अपनी मर्जी से, ठीक है, तो वो इनको दर्जा दे देगा, ठीक है। अगली हम बात करें तो आर्टिकल 15, ठीक है ना, आपको पता होगा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15, इसमें बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आपको पता होगा जो एसटी कम्युनिटी है इनके साथ थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है, ठीक है ना, इनके साथ तो कैसा भेदभाव होता है, रोज़गार के लिए, ठीक है ना, ये इनकी जो एजुकेशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, बेटर नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं कंट्री में।
तो उसके लिए आपको फंडामेंटल राइट मिल जाएगा आर्टिकल 15। अगला है इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 16 आपका, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। इसी आर्टिकल से आपका निकल के आता है रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगली चीज़ है आर्टिकल 46, ठीक है, सॉरी हाँ आर्टिकल 46, इसमें क्या बात करता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। यहाँ पे बात चल रही है आपके प्रमोशन की, यानी कि यहाँ पे आपका डीपीएसपी है, ठीक है ना। आर्टिकल 46 आपका डीपीएसपी से बिलोंग करता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। वो उनको एजुकेशन प्रमोट करने की बात करता है, स्पेसिफिकली एसटी कम्युनिटी से नहीं, ओवरऑल, ठीक है ना। ओवरऑल में एसटी कम्युनिटीज भी आ जाएंगी, ठीक है। अगला हम आर्टिकल डिस्कस करें तो आर्टिकल 355, ठीक है ना। इसमें क्या बोलता है कि क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू सर्व एंड पोस्ट, ठीक है, जो आपके उनको भी रोजगार का अधिकार है, उसकी बात की गई है 355 में, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल 338A, ठीक है ना, ये बात करता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के बारे में, ठीक है। आपको ये वाला आर्टिकल याद होना चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 338A, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, वो भी इसी के आसपास वाला आर्टिकल है, ठीक है। अगली हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ही, तो 2 शेड्यूल हैं आपके, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, ठीक है ना। ये दोनों ही शेड्यूल बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव की, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल इन द शेड्यूल ट्राइब एरिया, ठीक है। जो आपका शेड्यूल 5 है वो बात करता है ऑल ओवर द कंट्री की, ठीक है, पूरी कंट्री की बात करता है, जहाँ पे भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं वहाँ पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे होगा। और जो आपका 6th शेड्यूल है वो स्पेसिफिकली बात करता है आपके 4 स्टेट की, ठीक है ना। वो कौन कौन से 4 स्टेट है जो यहाँ पर मेंशन है, तो सबसे पहले तो आपका असम, ठीक है, उसके बाद है आपका त्रिपुरा, फिर है आपका मेघालय और फिर है मिजोरम, ठीक है। ये 4 स्टेट की बात करता है शेड्यूल 6, ठीक है। कुछ लीगल प्रोविजंस भी इनके लिए बनाए गए हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेसिफिकली, कौन से हैं, सबसे पहले तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट ना, जिसे हम अनटचेबिलिटी एक्ट भी कहते हैं, 1955 में जो कि आया था, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया है भैया, इसमें ना बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं, ठीक है ना। अगर इनके खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार का आपराधिक घटनाएं होती हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन दिए गए हैं आपको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट में, ठीक है। अगला हम बात करें तो प्रोविजन फॉर द पंचायत, यानी कि एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट, ये कब आया था, 1996 में, ठीक है ना। इसमें जो पंचायती रूल है आपको पता होगा, पंचायती रूल जो आए थे वो 1992 में आए थे, ठीक है ना, उनको, लेकिन ये जो आए थे ना इनको ना ट्राइबल एरियाज में नहीं अप्लाई किया गया था, ठीक है ना। 1992 में जो भी आपका पंचायती लॉ आया था, पंचायती राज जिसे हम कहते हैं, उसको ट्राइबल एरिया में नहीं अप्लाई किया गया था, ठीक है। बाद में आगे चल के 1996 में एक लॉ लेके आई सरकार, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, ये जो आपका पंचायती लॉ है उसको एक्सटेंड करना ट्राइबल कम्युनिटी तक, ठीक है ना, ट्राइबल एरियाज तक, ठीक है। ये था आपका। अगला अगर हम किसी एक्ट की बात करें या किसी लॉ की बात करें तो वो था आपका शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये काफ़ी न्यूज़ में था लास्ट ईयर और यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन भी पूछा था लास्ट ईयर, ठीक है। इस एक्ट में क्या है, जो आपकी कम्युनिटी, मान लीजिए ये आपका कोई फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ पर ये फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ पर कोई कम्युनिटी रह रही है, फॉरेस्ट टाइप की वाली कम्युनिटी, ठीक है, वो यहाँ पर रह सकते हैं, उन जिस भी ज़मीन पर वो खेती कर रहे हैं उस ज़मीन पर उनका अधिकार होगा, इस बात के लिए ये एक्ट को लाया गया था, ठीक है। इस एक्ट को आप डिटेल में पढ़िएगा, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक नहीं है इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये था हमारे कुछ लॉज ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। चलते हैं आगे। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज़ रिलेटेड विद ई संजीवनी, ठीक है ना, क्यों न्यूज़ में आया है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ है कि ये जो आपकी ई संजीवनी स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सबसे पहले तो आपकी कौन चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, 1.5 लाख टेली कंसल्टेंसी प्राप्त कर लिए, यानी कि ई संजीवनी में क्या होगा, जो आपके डॉक्टर्स होंगे ना वो आपके घर तक आएंगे। अब घर तक कैसे आएंगे, घर पे मतलब कि टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है ना, किसी फ़ोन के थ्रू या फिर वीडियो कॉल, वीडियो चैट के थ्रू वो आपसे कंसल्ट करेंगे। आपको अगर नॉर्मल सर्दी जुकाम है तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर से फ़ोन पर ही अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी स्कीम लॉन्च की गई थी
और रिसेंटली 1.5 लाख टेली कंसल्टेंसी प्राप्त कर ली गई, यानी कि 1.5 लाख लोगों ने डॉक्टरों से टेलीमेडिसिन सर्विस प्राप्त की है, ठीक है। इसलिए कारण ई संजीवनी न्यूज़ में आया, ठीक है। अगर हम टेलीमेडिसिन की बात करें तो जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इसने एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या फिर एक इसकी डेफिनेशन दी है। क्या बोला है? टेलीमेडिसिन इज द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस वेयर डिस्टेंस इज अ क्रिटिकल फैक्टर बाय ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लोगों से जोड़ा जाएगा, ठीक है, फॉर डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, इंजरीज, रिसर्च एंड इवोल्यूशन एक्सेट्रा, ये सब किया जाएगा, ठीक है। और ई संजीवनी में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है। अभी मतलब कि जो आपको कंसल्टेंसी मिल रही है ना, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज़ है इट इज़ रिलेटेड विथ GCC, है ना। GCC क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो वो है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ठीक है। क्या हुआ है, क्यों ये न्यूज़ में आई है? तो जो आपकी GCC है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक लेटर भेजा है, ठीक है ना। क्या लेटर है भेजा है? तो इन्होंने बोला है भैया जो आपने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, आपको पता होगा ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, ये लोग जो है न्यूक्लियर वेपन वगैरह डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस प्रकार के कुछ सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर। तो GCC ने बोला है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बोला है कि ये जो आपने सैंक्शंस लगाए हैं ईरान के ऊपर, उनको एक्सटेंड कर दो, ठीक है ना। अब एक्सटेंड क्यों कर दो? क्योंकि 2 महीने बाद इनका जो एक्सटेंशन जो सैंक्शंस है वो खत्म होने वाले हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले ही बोल दिया है GCC ने कि इनके जो आपने सैंक्शंस लगाए हैं उनके ऊपर, उनको एक्सटेंड करना है आपको, ठीक है ना, और बढ़ा दीजिए, ठीक है। ऐसा बोला है उन्होंने। क्यों बोला है? कुछ ना कुछ रीजंस तो होंगे, ठीक है। तो देखिए ईरान के ऊपर ना काफ़ी आरोप लगते हैं, जो आपका वेस्ट एशिया है वहाँ पर ईरान के ऊपर आरोप लगते हैं कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। जैसे कि इंडिया के पास पाकिस्तान है ना, वैसे ही वेस्ट एशिया के पास ईरान है। ऐसे आरोप लगते रहते हैं ईरान के ऊपर, ठीक है। क्या बोलता है? देखिए ईरान को बोला जाता है कि ईरान जो है वो हथियार प्रोवाइड करता है किसको? हिजबुल्ला फाइटर्स को, जो कि आपके लेबनान में है, ठीक है, और सीरिया में एक्टिव है, वहाँ पर ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। और उनको हथियार कौन देता है? ईरान आपका प्रोवाइड करता है, ठीक है। और भी कुछ ऐसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, टेररिस्ट ग्रुप है, जैसे कि जो कि बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया में प्रेजेंट है, वहाँ पर भी ये हथियार पहुँचाता है ईरान, ठीक है ना। ऐसे आरोप इसके ऊपर लगते हैं। अगली चीज़, अगला रिसेंटली क्या, देखिए क्या हुआ यहाँ पर रिसेंटली, यूक्रेन के पास एक पैसेंजर प्लेन में शूट आउट हुआ, ठीक है ना। वो उसका आरोप भी किसके ऊपर लगा? ईरान के ऊपर, कि ईरान ने करवाया, ठीक है। ईरान इज आल्सो सस्पेक्टेड ऑफ लॉन्चिंग एन अटैक ऑन सऊदी अरेबियाज ऑयल इंडस्ट्री। देखिए कितनी बड़ी बात है, सऊदी अरेबिया की जो एक ऑयल इंडस्ट्री है ना, वहाँ पर इन्होंने अटैक कराया था ईरान ने, ठीक है ना। इसके ऊपर ये भी आरोप लगा है, ठीक है। अगला आरोप क्या है? द यूएन एंड USA अदर आर्मामेंट एक्सपर्ट हैव अक्यूज्ड ईरान ऑफ प्रोवाइडिंग आर्म्स टू यमन्स हाउदी रिबल्स। आपको पता होगा यमन में सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है। यमन जो कंट्री है वेस्ट एशिया में, वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है। तो वहाँ पे एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है हाउदी, ठीक है ना, वो वहाँ पे फाइट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। UPSC तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन स्टेट PCS में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, ठीक है। जैसे कि हिजबुल्ला है, तो आपको पता होना चाहिए हिजबुल्ला जो है लेबनान से बिलोंग करता है, और ये जो हाउती रिबल्स हैं ये आपके यमन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनका मकसद यही था यहाँ पे ऐड करने का। बाकी कंटेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको बताना है कि कौन कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अगर हम थोड़ा GCC के बारे में डिस्कस करें, देखिए सबसे पहले तो आपको GCC को OPEC के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। एक और आपकी ऑर्गेनाइजेशन है OPEC, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है ना, OPEC ये अलग है और ये GCC अलग है, ठीक है ना। ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है। वहाँ अगर हम OPEC की बात करें तो ये एक पूरी तरह से बिजनेस अलायंस है, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस है ऑफ कंट्रीज इन अरेबियन पेनिनसुला। जो आपका अरेबियन पेनिनसुला है वहाँ की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? तो इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1981 में। कौन कौन इसके मेंबर हैं? तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है। ये इसके कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है ना। और जितने भी मेंबर्स हैं ना इसके, वो पर्शियन गल्फ रीजन में आते हैं। आपको पता होगा पर्शियन
ये आपका जो वेस्ट, यहाँ आपका आपका इंडिया, यहाँ पे आपका वेस्ट एशिया, तो यहाँ पे आपका एक पर्शियन गल्फ है, ठीक है ना। पर्शियन गल्फ वो कंट्रीज़ हैं के पास से होकर गुजरता है जहाँ पे ऑयल अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो सारी कंट्रीज़ जो हैं वो जेसीसी की वो इसी रीजन से बिलोंग करती हैं। देख लीजिए आप, यहाँ पे आप लोकेशन देख लीजिए, ये आपका कुवैत है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका बहरीन है, ये आपका कतर है, ठीक है ना, ये आपका यूएई है, यहाँ आपका ओमान है, और ओमान के पास ही गल्फ ऑफ ओमान है, ये पूरा पर्शियन गल्फ है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है ना वो सबसे बिगेस्ट है पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। ये आपका ईरान है यहाँ पे देखिए, ठीक है, और ऊपर इराक है। इराक और ईरान की आपस में बनती नहीं है, ये भी आपको पता होगा। यहाँ पे नीचे सऊदी अरेबिया है, ठीक है। ये कंट्रीज ना बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, पूरा वेस्ट एशिया ना वर्ल्ड में पॉपुलर ही इनके डिस्टर्बेंस के कारण है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 आज के डिस्कशन का, ठीक है। इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा तुरंत ही इसके बाद, जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ इसके तुरंत बाद ही इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।